नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। एलपी सीबीटी 2 में हम लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में चैप्टर वाइज 100+ क्वेश्चन, हर एक एक चैप्टर के हम लोग 100+ क्वेश्चन, और वो हर एक क्वेश्चन में आपको 360 डिग्री में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोगों ने लिया है वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। लेने के पीछे का रीजन, यहां अगर आप देखे होंगे सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर का जो पेपर रहा 2024 का, तो हर शिफ्ट में कम से कम आपको 6 क्वेश्चन मिले हैं। कम से कम मैं कह रहा हूं, मिनिमम। इसके अलावा मैक्सिमम 8 क्वेश्चन भी जा सकता है, 9 क्वेश्चन भी जा सकता है, 7 क्वेश्चन भी जा सकता है। तो पहला रीजन ये कि वेटेज अधिक है। दूसरा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर है आपका। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 आपने नहीं देखा है, तो आप उसको जाकर देखिए। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और जितनी मैं बातें अभी कही आपको, वो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिख भी जाएगा। तो बिना देर के हुए आगे सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन, अपना एप्लीकेशन फोकस स्टडी विथ अभी, और ये कांटेक्ट है। अगर कोई सवाल, कोई भी आपको डाउट है, वो क्वेश्चन भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कोई कोर्स के रिगार्डिंग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को बहुत तरीके से हिंदी और इंग्लिश में ध्यान में रखते हुए, ना केवल मैंने कंसेप्ट बल्कि नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। बाकी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 शायद कर लिया था पार्ट 1 में। यहां से देखा हम लोगों ने पार्ट 2, और पार्ट 2 आगे हम लोग बढ़ते गए। इसी क्रम में हम लोगों ने कहाँ स्टॉप किया था आगे। तो चलिए, हम लोगों को यहां से स्टार्ट करना है पार्ट 3, यानी कि 27 क्वेश्चन से, ठीक है भाई। तो अप्रोक्स आज का जो टारगेट होगा, देखिए टारगेट कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करना, हर एक क्वेश्चन को। अब उस एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सेशन 1 घंटे का ही रखूंगा, तो कोशिश होगी कि 40 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच जाए आज, ठीक है ना। कम से कम और 6, मतलब टोटल मैंने रखा है 6 पार्ट में आपका पूरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कवर कर दिया जाए। तो चलिए भाई, सेशन स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे नोट्स, क्वेश्चन वगैरह मैं आपको करवाते रहता हूं। तो यहाँ सवाल क्या है 27 में, 10 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। भाई क्वेश्चन पकड़िए पहले कि ये कौन से टॉपिक से पूछा गया है। तो पहला तो चैप्टर कौन सा है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। अभी तो आपको मैंने बता दिया, एग्जामिनेशन में तो पता नहीं रहेगा, वहां पे तो पूरा रैंडमली कोई भी चीजें आपको पूछ ली जाएगी, हीट एंड टेम्परेचर से, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से, मास वेट डेंसिटी से। तो आपने पकड़ लिया, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें, यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में भी कौन सा टॉपिक है, तो सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब यहाँ पे टॉपिक का नाम है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आज ही मैंने पेड क्लास में खत्म किया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, 1 घंटे में चीजों को समझाया है। आप जो पेड यूजर होंगे आप बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे, और शायद वो वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, देख लेता हूं। 10 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इच सेल हैज ई। अब आपको पता होना चाहिए कैपिटल ई का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ, जिसकी वैल्यू दी गई है 2.5 वोल्ट। अब एग्जामिनेशन में हो सकता है कैपिटल ई ना लिख करके स्मॉल ई लिख दे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होना, ये मैंने पहले भी बता रखा है। यानी आपको बोला गया है कि 10 सेल है, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास 10 सेल है, ठीक है। 10 सेल्स को क्या किया गया, सीरीज में कनेक्टेड किया गया है, और प्रत्येक सेल की जो ई की जो वैल्यू है, उसकी ईएमएफ जो वोल्टेज है वो है 2.5 वोल्ट, इसकी भी है 2.5 वोल्ट, इसकी भी है 2.5 वोल्ट, इसकी भी है भाई 2.5 वोल्ट। वेरी गुड, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला गया जो इंटरनल रेजिस्टेंस, भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि सेल की अपनी आंतरिक प्रतिरोध होती है, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉल आर। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.2 ओम, ठीक है सर। इसके बाद बोला गया इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, यानी इसको कनेक्ट किया गया है जो बाहरी प्रतिरोध है। अब बाहरी प्रतिरोध मतलब क्या है सर, कि इस सेल से जो लोड अटैच्ड हो, चाहे इस सेल से आप कोई बल्ब जला रहे होंगे या कोई फैन चला रहे होंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आप चला रहे होंगे, तो उसका अपना एक प्रतिरोध वैल्यू होगा, है ना मेरे भाई। उसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 3 ओम। हिंदी में भी पढ़ लेंगे, इंग्लिश में भी मैंने क्वेश्चन लिया। तो आपसे सवाल पूछा क्या गया है सर, कि व्हाट विल बी द करेंट, व्हाट विल बी द करेंट, यानी कि धारा का मान आपसे पूछा गया। हिंदी वाले भाई
10 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े, देखिए इस प्रकार से 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, इस प्रकार से 10 सेल को श्रेणी यानी कि सीरीज में जोड़ा गया है और प्रत्येक सेल का जो वोल्टेज है या ईएमएफ जो दिया गया है 2.5 वोल्ट दिया गया, 2.5 वोल्ट दिया गया, 2.5 वोल्ट दिया गया है। इसके बाद उस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है 0.2 ओम, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम, हर सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है और बाह्य प्रतिरोध जो जुड़ा है उसका वैल्यू भी दिया गया है 3 ओम। तो पूछा गया है कि धारा क्या होगा, धारा का मान बताइए। तो भाई धारा का मान कैसे बताएंगे, आपको फॉर्मूला याद होगा I इक्वल्स टू ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपको यही पता है भाई। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी वायर का या कोई भी कंडक्टर का उसकी फिजिकल स्टेट कहने का मतलब लेंथ, एरिया, मटेरियल यानी कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट कर देते हैं तो उससे प्रभावित होने वाला जो वोल्टेज है वो उससे प्रभावित होने वाले धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, यानी कि जितना गुना वोल्टेज बढ़ेगा उतना गुना करंट भी बढ़ेगा, है ना मेरे भाई। तो इसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला निकाल लिया I इक्वल्स टू V बाई आर। आपको करंट का वैल्यू पूछा गया है सर, I इक्वल्स टू V बाई आर होता है सर। V का वैल्यू दे दिया गया है सर 2.5 वोल्ट, देख सकते हैं सवाल में, और R का वैल्यू कितना दिया गया है 3 ओम दिया गया है साहब। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 6 25, 5 6 30, इसको सॉल्व कर ले तो 0.6848 समथिंग एम्पियर, 0.8 एम्पियर। क्या कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है साहब, नहीं दिख रहा है साहब, तो क्या गलती हो रही है सर। I इक्वल्स टू V बाई आर फॉर्मूला होता है सर, लेकिन स्मॉल r भी दिया हुआ है, यानी कि I इक्वल्स टू V बाई आर प्लस आर कर देते हैं ना सर, तो V का वैल्यू कितना दिया 2.5 और R प्लस आर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे जो स्मॉल r की वैल्यू कितनी दी गई थी सर, वो दी गई है भाई 0.2 ओम, है ना, 0.2 ओम। क्या अब सही आप बना रहे हैं, पहले हमें ये बताइएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग एम्पियर, तो कहीं भी 0 पॉइंट में तो आपको आंसर दिख नहीं रहा साहब, है ना, तो फिर क्या लॉजिक लगेगा। ये मैंने अपना जो कॉमन सेंस आप लोग यूज करिएगा, करंट का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में यूज करते हैं, लेकिन बात यहाँ समझने वाली क्या है, अब इस पे अब हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है ना। मेन बात है कि सर यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से आपका क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आपको 10 सेल दे दिए गए इस प्रकार से, एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया सर, ये चौथा सेल हो गया, ये पांचवां हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौवां हो गया और ये आपका 10वां सेल हो गया, ठीक है। माइनस प्लस, क्लियर है ना सर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लेट हो गया, ये माइनस प्लेट प्लस प्लेट माइनस प्लेट प्लस प्लेट, सीरीज में जोड़ा गया है। तो सर क्या है, जो सेल है, पहला सेल और दूसरा सेल का जो अपोजिट प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है, यानी ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया, सीरीज का ये कनेक्शन है, ठीक है ना। ये क्या है भाई, सीरीज का, सीरीज कॉम्बिनेशन, याद कीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में मैंने बताया था सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा। अब ठीक है सर, 10 सेल तो हमने ले लिया, दूसरा सेल है ये तीसरा, हर सेल की वैल्यू भी आपको दे दी गई है सर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है सर, ठीक है भाई। अब बोला गया है कि हर सेल की अपनी क्या भाई आंतरिक प्रतिरोध होगी, स्मॉल आर होगी, इसकी भी स्मॉल आर होगी, इसकी भी भाई स्मॉल आर होगी, उसी प्रकार सारे सेल की अपनी स्मॉल आर है, जिसकी वैल्यू आपको दे दी गई है सर 0.2 ओम, क्लियर है सर, बिल्कुल। अब बोला ये क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, मैं पूरा फिगर सर्किट बना के क्वेश्चन को बनाना चाहता हूँ, आपको मन में एक भी डाउट ना रहे सर, ठीक है। श्रेणी में जोड़ दिया सर, E का वैल्यू 2.5 है, हर सेल का वोल्टेज है 2.5, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम, और बोला गया इसे 3 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया। तो चलिए इससे हम लोग एक लोड कनेक्ट कर दे रहे हैं, कोई फैन चला लीजिए या कोई बल्ब जला लीजिए, जो आपकी इच्छा है, मान के चलते मैंने बल्ब ले लिया है, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस वैल्यू दे दिया गया सर 3 ओम दे दिया गया, क्लियर है सर, और सबकी अपनी ईएमएफ वैल्यू भी दे दी गई है आपकी 2.5 वोल्ट, इसकी भी है भाई 2.5 वोल्ट, इसकी भी है 2.5 वोल्ट, इसकी भी है 2.5 वोल्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत, सारे के क्या है भाई 2.5 वोल्ट है। अब आपको बोला गया है कि जो सेल से जो प्रभावित होने वाली जो धारा है, ठीक है, इस धारा का मान आपसे पूछा गया है, आई का वैल्यू पूछा गया। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था, क्या मैंने बताया था, अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा तो पहले आप दिमाग में बैठाइए, मैंने तरीका क्या समझाया था, कुछ नहीं करना है सर, पहले आप स्मॉल आर का वैल्यू लिखिए, कितना दिया सर 0.2 ओम दिया हुआ है, ठीक है सर। कैपिटल आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, मुझे ही बताइएगा सर, 3 ओम दिया हुआ है। इट मीन्स क्या है सर, यहाँ पे आपको मैंने केसेस, कई सारे केसेस मैंने करवाए थे, यानी मैंने यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो आर क्या है भाई, ग्रेटर देन आर है कि नहीं, हमें ये बताइए। और ये कब फायदेमंद हो रहा था,
यानी कि सेल को हम लोग सीरीज में जोड़ रहे थे तब फायदा हो रहा था, या फिर हम लोग सेल को समानांतर क्रम में जोड़ रहे थे तब फायदा हो रहा। तो याद करिए, जब हम लोग इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे तब फायदा हो रहा। याद आ रहा ना भाई, मैंने कहा था कि जब कोई बहुत बड़े लेवल पर आप कोई पार्टी फंक्शन की अरेंजमेंट कर रहा है, ठीक है, तो आपको कई सारे बल्ब जलाने होंगे, कई सारे फैन चलाने होंगे, कई सारे एसी आपके चल रहे होंगे, इसके अलावा बहुत सारे आपके मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चीजें, आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चल रही होगी। तो उसको क्या चाहिए भाई, अधिक वोल्टेज चाहिए, अधिक करंट चाहिए, तो अधिक वोल्टेज चाहिए। अधिक वोल्टेज मतलब क्या है, श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज होता है, और जब हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाती है। लेकिन सीरीज में टाइम ड्यूरेशन आप कितना भी बैटरी लगा लीजिए या कितना भी सेल लगा लीजिए, टाइम ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा। मतलब ऐसे समझाया था मैंने आपको कि कोई एक बल्ब है, अब इसको आपने क्या किया है, बैटरी से, दो बैटरी से कनेक्ट किया है, और ये दो बैटरी 5 वोल्ट का है, ये भी 5 वोल्ट का है, सीरीज में जोड़ दिया, तो इसको कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, 10 वोल्टेज सप्लाई हो रहा। तो इससे जो करंट धारा प्रभावित हो रही है, मान के चलिए 5 एम्पियर। अब मैंने क्या किया है, ये बल्ब लिया है, अब इस बल्ब को मैंने क्या किया है भाई, दो बैटरी को कनेक्ट तो किया है, लेकिन मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया, माइनस प्लस, ये हो गया माइनस प्लस, ये मैंने पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, ये है 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट। तो अब इस बल्ब को कितना मिलेगा, मिलेगा तो 5 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो इससे करंट कम फ्लो करेगा, सिंपल सी बात है, 2 एम्पियर। लेकिन अब ये जो बल्ब है 1 घंटे के बाद बुझ जाएगी, क्योंकि बैटरी डाउन हो जाएगी। लेकिन ये बल्ब क्या है, क्योंकि इस बैटरी की क्षमता है 1 घंटा चलने की, और इस बैटरी की भी क्षमता 1 घंटा की है, क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन इसको आपने सीरीज में कॉम्बिनेशन में लगा दिया है, तो जो एक बैटरी की क्षमता होगी, इसके बाद आप जितने भी बैटरी को सीरीज में लगाएगी, क्षमता आपको नहीं बढ़ेगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। देखिए 10 वोल्टेज हो गया, लेकिन अब ये बल्ब जो है ना, दो बैटरी को पैरेलल में लगा दिया, तो ये 1 आवर चलेगा, इसके खत्म होने के बाद ये इसको 1 घंटे और चला करके रखेगा बल्ब को, यानी ये 2 घंटे तक चलेगा ये बल्ब। हाँ, एक चीज ये होगा कि आपने जो इसको सीरीज में जोड़ा है, ये 1 घंटे में जो जलने वाला बल्ब होगा, इससे अधिक रोशनी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इससे थोड़ी सी रोशनी आपको कम मिलेगी। कंसेप्ट क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आर ग्रेटर देन, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इस केस में आपका जो सेल है किसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए सर, सीरीज में है, और क्वेश्चन भी आपको बोला है सीरीज में। तो अब आपको मैंने बताया था करंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, टोटल ईएमएफ, ठीक है, अपन टोटल रेजिस्टेंस। अब ये सब मैंने पूरा चैप्टर में समझाया, अब इसको मैं पूरा डेरिवेशन तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो I इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ कितनी हो गई है भाई, तो अब एक बात बतलाइए, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये आपकी, ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, यानी कि कितने ईएमएफ है, फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो N/E और N स्मॉल r प्लस r, यही फॉर्मूला होता है। ये कैसे है, टोटल ईएमएफ कितना है भाई, 10 सेल है तो 10 सेल का वोल्टेज से मल्टी, यानी कि NE हो गया, है ना। अगर एक सेल होगा तो उसका वोल्टेज, 2 सेल है तो 2 से मल्टीप्लाई, 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई। टोटल रेजिस्टेंस में स्मॉल r को क्या करेंगे, सीरीज में हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना है भाई, NR होगा कि नहीं, हमें बताइए। और एक लोड है, उसकी प्रतिरोध हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। I का वैल्यू, N का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 10 सेल है, E का वैल्यू 2.5 वोल्ट है, और यहाँ N का वैल्यू 10 हो जाएगा। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है सर, 0.2 ओम है, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो सकता है किसी को समझ में ना आए, तो भाई नहीं आने के पीछे रीजन है कि मैं यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, बहुत समय लग जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ये हो गया 2 + 3 5 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करेगा, समझ में आया। अब एक बात बतलाइए, अगर इस क्वेश्चन को लिख देता कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या पैरेलल में ये पॉसिबल था, नहीं था। क्यों नहीं था पॉसिबल सर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि R ग्रेटर देन R है, तो इस केस में इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल केस में आपका करंट का वैल्यू कितना आता है, टोटल ईएमएफ E और N से मल्टीप्लाई, चलिए N से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और जो सीरीज में हम लोग पैरेलल में कंबाइन किए तो कुल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इंटरनल R/N + E, आपका कैपिटल R, ठीक है। तो अब इस केस में हमने इसको सॉल्व कर दिया, अगर इसको थोड़ा सा तो NE आ जाएगा, ये R + RN आ जाएगा। और अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन रहता है, कैपिटल R ग्रेटर देन R, तो स्मॉल r को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो I इक्वल्स टू क्या आ जाता है, NE/RN, ये NN से कट जाता, तो I इक्वल्स टू क्या आ जाता है, E/R। तो अगर इसका मतलब क्या है कि हर सेल से इतना ही करंट फ्लो कर रहा है, तो कोई फायदेमंद हमारे लिए, क्योंकि N कट जा रहा था। तो इस केस में पैरेलल में कब जुड़ेगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस
अधिक होगा बाह्य प्रतिरोध से, ठीक है ना। अब ये आपका हमने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें क्लियर किया है, तो इसका आंसर कितना आ गया 5 एम्पियर। होप सो आपको समझ में आया होगा। आपने कहीं भी पढ़े होंगे, कहीं भी पेड क्लासेस पढ़ा होगा ये आपने, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में तो समझ में आया होगा, तो यहाँ पे आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज, यहाँ पे आपको मैंने कुछ चीजें जैसे कि मैं यहाँ ठीक भी कर देता हूँ, वोल्ट मैंने लिख दिया है, एम्पियर होगा यहाँ पे, ठीक है ना मेरे भाई। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे वोल्टेज डाल दिया था, तो एम्पियर इसको आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। एम्पियर मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, हो जाती है ऐसे छोटी मोटी गलतियाँ। तो एम्पियर ये हो जाएगा आपका, और यहाँ 3 वोल्ट को भी हटा के हम लोग एम्पियर इसको कर देते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया भाई करंट की वैल्यू। क्लियर है भाई। तो चलिए 5 एम्पियर करंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन, पहले ये बताइएगा। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपसे कुछ चीज़ें अगर पूछ लूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर सेल को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो जोड़ने से क्या होता है भाई, जो ईएमएफ बोल लीजिए या वोल्टेज है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और अगर सेल को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो आपका ईएमएफ है या वोल्टेज है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता। इस केस में वोल्टेज बढ़ गया तो करंट भी इंक्रीज कर जाएगा, जिससे फैन चला रहे हो तो अधिक स्पीड से चलेगा, कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चला रहे हो तो वो काफी फास्ट चलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, वो थोड़ा सा कम स्पीड से फैन चल रहा होगा या रोशनी कम देगा, लेकिन ये अधिक समय तक जलेगा, है ना। इसलिए मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल के साथ मैंने चीजें करवाई भी थी। इसको मैंने आपको बताया भी था कि घर में जो आपका इन्वर्टर है, याद करिएगा, ठीक है, इस इन्वर्टर में आपके पास जो बैटरी लगी हुई है, मान के चलिए 50 वोल्ट का बैटरी मैंने एग्जांपल दिया था, और ये इन्वर्टर रात के 3 बजे ऑफ हो जाती है, तो इसको आप चाहते क्या है कि सुबह के 4-5 घंटे, मतलब 6-7 बजे तक चले, यानी 4-5 घंटे और अधिक चले, तो आपको एक और बैटरी लाना होगा। ये माइनस प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लस प्लेट है, तो आपको क्या करना होगा, इसको पैरेलल में कॉम्बिनेशन करना होगा। माइनस को माइनस से जोड़ना है, प्लस से प्लस, इसका वायर इन्वर्टर में लेके चले जाएंगे, तो इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, 50 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज या ईएमएफ क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होता है, लेकिन अब ये 3 बजे से सुबह ऑफ हो जा रही थी, अब ये कम से कम 8-9 बजे तक चलेगी सुबह के, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देती है। बाकी आपने या हो सकता है मैं इसका वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूँ, तो आप उसका भी क्लास वहीं से भी कर सकते हैं, चीज़ों को देखा जाए जो भी हो। आगे अगला सवाल, बहुत शानदार सवाल, बेसिक सा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया 2 वोल्ट का 4 बैटरी को समानांतर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से ही मैंने ये फिर से क्वेश्चन लिया है। बोला गया कि 2 वोल्ट के 4 बैटरी को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कितने वोल्ट से बल्ब जलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला गया है कि 4 बैटरी लिया। भाई बैटरी मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मैंने पहले भी बताया था। देखिए ये क्या हो गया, आपका सेल हो गया, ठीक है, प्लस माइनस प्लेट, यानी ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया आपका लोअर पोटेंशियल। जब ऐसे कई सारे सेल आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं, एक मिनट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या कहते हैं हम लोग, बैटरी। यानी कि इस प्रकार से जब आपके बहुत सारे सेल आपस में मिल जाएंगे, इसको आप क्या नाम दे देते हैं सर, बैटरी का नाम दे देते हैं। तो अगर आपको बैटरी बोला जा रहा है, मतलब है क्या, ये बैटरी बना किससे, सेल के कॉम्बिनेशन से ही तो बना हुआ है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 4 बैटरी दी गई है, ठीक है, और चारों बैटरी को समानांतर क्रम में जोड़ा गया। तो मैं 4 बैटरी पहले बना देता हूँ। एक बैटरी ये हो गया, ये दूसरी बैटरी हो गई, ये तीसरी बैटरी है, और ये आपकी चौथी बैटरी है, ठीक है भाई। इसके प्लेट को मैं दर्शा दूं, ये माइनस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लस प्लेट, माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके बाद तो समानांतर क्रम में जोड़ना है, तो हर सेल का जो माइनस प्लेट है और जो प्लस प्लेट है, एक साथ हम इसको कंबाइन कर देते हैं, इस प्रकार से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं। अब एक वायर लाए हैं और इसके साथ एक लोड हम लोग दे दे रहे हैं, फैन जलाइए चाहे बल्ब जलाइए। क्वेश्चन में बोला गया एक बल्ब जला रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो चलिए हम लोग बल्ब ही जला ले रहे हैं। तो बोला ये गया है कि जो बैटरी है ना, 2 वोल्ट की बैटरी, यानी ये कितनी वोल्ट की बैटरी है साहब, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है। तो सवाल ये पूछा गया कि कितने वोल्ट से बल्ब जलेगा। यानी ये जो बल्ब आपका जल रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके बनाऊं ताकि आपको समझ में आ पाए। देखिएगा, यहाँ से आपका मैंने एक बल्ब जला दिया है यहाँ से, ठीक है, ये 4 बैटरी से, ये हो गया आपका बल्ब। तो आपको पूछ रहा है कि इस बल्ब पे, ठीक है ना, ये बल्ब जो जलेगा कितने वोल्ट से ये बल्ब जलेगा। यानी कि इस बल्ब पे जो करंट फ्लो करेगा मेरे भाई, ठीक है ना, जो करंट फ्लो करेगा आपका, ठीक है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर मैंने यहाँ माइनस प्लस लिया तो चलिए ये भी कंसेप्ट क्लियर करिए। तो भाई पहले हमें ये बताइए, करंट कहने का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन आ फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा भाई, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी मेरे भाई, इस साइड में, ठीक है। यानी कि करंट इस तरह से फ्लो करेगा आपके सर्किट में। चलिए ठीक है, ये हो गया। यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये भी मैंने रिकॉल करा दिया है। रही बात सवाल, मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा था कि इस बल्ब से कितने वोल्ट, इस बल्ब पे कितना वोल्टेज सप्लाई होगा, हमें ये बताइए। तो भाई ये आपका समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी कि ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया क्या था कि जो आपकी ईएमएफ वैल्यू है या फिर वोल्टेज, वो क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। यानी ये जो बल्ब जलेगी आपकी, ये वाली जो बल्ब आप देख रहे हैं, ये जलेगी कितने वोल्ट से, तो ये जो आपके वोल्ट से जलने वाली होगी कितने, जितना एक सेल का वोल्टेज है, यानी कि 2 वोल्ट इस बल्ब को सप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज को, यही चारों सेल को अगर आपने इस प्रकार से सीरीज में कॉम्बिनेशन कर दिया होता और इससे आपने कोई एक बल्ब जला लिया होता और इसको सीरीज में मैं इसको जोड़ दे रहा हूं इस प्रकार, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस जुड़ गया यहाँ साथ में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो ये बल्ब अब कितने वोल्ट से जलेगा, तो सर 2 4 6 8 वोल्ट से जलेगा। लेकिन क्या डिफरेंस है, तो देखिए 8 वोल्ट से जड़ेगा तो भाई 8 वोल्ट मतलब धक्का दे रहा है जो ईएमएफ बल अधिक, ईएमएफ बल जो है वो अधिक है, तो करंट, इलेक्ट्रॉन अधिक फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन अधिक फ्लो करेगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, अधिक करंट अधिक फ्लो कर रहा है तो इससे जो रोशनी आपको मिलेगी थोड़ी अधिक रोशनी मिलेगी। लेकिन 2 वोल्ट कम धक्का देने वाला तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करेगा तो इससे रोशनी थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन एक सेल की कैपेसिटी 2 घंटे तक बल्ब को जलाने की है, तो ये बल्ब जो है पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो ये 8 घंटे तक आपकी बल्ब जलेगी। और इस एक सेल की कैपेसिटी 2 घंटे थी, तो ऐसा नहीं है कि अब ये क्या करेगा 8 घंटे तक जलाएगा। सीरीज में क्या होता है, जितनी कैपेसिटी एक सेल की होगी आप कितना भी लगा लीजिए, अगर सेल में लगा ली, सीरीज में लगा लिए तो ये बल्ब जो एक सेल की जो कैपेसिटी है उतने देर तक ही जलेगी, यानी 2 घंटे तक ही जलेगी। तो डिफरेंस में समझ में आ गया। सीरीज में जोड़ने से क्या हुआ, रोशनी अधिक मिली आपको, लेकिन पैरेलल में हमने जोड़ दिया तो क्या हुआ भाई, ये टाइम ड्यूरेशन अधिक हो गया, 8 घंटे तक ये जल रहा। थोड़ी रोशनी कम मिल रही है, इसमें आपको रोशनी अधिक मिल रही है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए साहब, तो इस सवाल का आंसर भी मैंने आपको दे दिया है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। अब एक बार अगर मैं आपको फिर तो डिस्कशन कर देता हूं, तो चलिए अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि 4 बैटरी को समानांतर क्रम में जोड़े हैं तो समानांतर क्रम में वोल्टेज चेंज नहीं होता है, तो बल्ब को 2 वोल्ट ही मिलेगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पे। देखिए मैंने पूरा कोशिश किया है कि चीजों को एक्सप्लेन करते हुए निकलूं। चलिए 29th क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ई विद्युत वाहक बल के 5 सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का ये 3 क्वेश्चन मैंने लिया, पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इस 3 क्वेश्चन से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारे लेवल पे मैंने क्वेश्चन करवा दिए इन तीनों में ही। बोला गया कि 5 सेल है जिसका ईएमएफ वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू जो है ई है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है साहब, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो पांचों सेल के ईएमएफ को हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें भाई, 5 वोल्टेज मिल जाएगा, या फिर बोल सकते हैं 5 वोल्ट वोल्टेज या 5 वोल्ट ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर मैं यहां तक बोलूं तो आगे का क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा अभी। अब बोला गया कि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। ठीक है साहब, गलती से क्या हुआ, एक सेल को उल्टा जोड़ दिया जाता है, तो इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा और प्रतिरोध क्या होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम बेसिस पे समझाता हूं पहले अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा और भी क्लियरिटी। 5 सेल पहले हम लोग बना ले रहे हैं, 5 सेल या 5 बैटरी कह लीजिए, 4 ये हो गया आपका 5। ठीक है, माइनस प्लेट प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सीरीज में जोड़ा गया तो इसका प्लस इसका माइनस कनेक्शन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्लस इसका माइनस कनेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है सर। अब हुआ यहाँ पे क्या कि ये वाली जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, इस सेल को एक, क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या गया कि एक सेल, किसी भी सेल को आप ले लीजिए, बोला गया गलती से क्या गया, एक सेल को उल्टा जुड़ जाता आपका। ठीक है ना, उल्टा जुड़ जाने का मतलब क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाना, तो उल्टा जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से उल्टा इस प्रकार से जोड़ दिए और ये आपका सही है जुड़ा हुआ इस प्रकार से। ठीक है, और अब क्या किया जा रहा है भाई, इससे आप कोई वायर लेके कोई भी लोड ले लिए, कोई बल्ब को आप इससे जला रहे हैं भाई। चलिए साहब, अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, आपसे करंट वगैरह कुछ नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है कि कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन यही पूछा गया आपसे। इस तो
इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा और प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध का वैल्यू और विद्युत वाहक बल का वैल्यू पूछा गया। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ठीक है, और कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए जल्दबाजी में क्या होगा आपसे गलती, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, ई है, ईएमएफ वैल्यू ई है, ईएमएफ वैल्यू ई है, ईएमएफ वैल्यू ई है, ईएमएफ वैल्यू ई है। आप देखेंगे कि सभी को क्वेश्चन में भी बोला गया, देखना क्या श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़ा गया है, कनेक्टेड इन सीरीज। तो आप तुरंत लपक लेंगे कि सीरीज में जोड़ा गया है साहब, सीरीज में वोल्टेज इंक्रीज होता है यानी सारे वोल्टेज जुड़ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 5E कर देंगे। और कुल प्रतिरोध श्रेणी में है तो भाई N इंटू आर होता है, N इंटू स्मॉल आर, यानी कि 5 सेल है आंतरिक प्रतिरोध, तो 5R हो जाएगा। तो आप हो सकता है तुरंत जल्दबाजी में 5E और 5R को टिक करके आ जाएंगे, ठीक है, 5E और 5R को टिक करके आ जाएंगे, बट गलती है। देखिए होता क्या है एक्चुअली, अगर एक सेल को अगर आपने उल्टा जोड़ दिया है भाई, तो ये अपने साथ क्या करेगा, दूसरा जो सेल है उसको भी लपेट लेगा, ठीक है, यानी इसको भी लपेट लिया और ये तो खुद लपेटाएगा ही। तो अब कुल प्रतिरोध कितना हुआ, E प्लस ई प्लस ई, यानी कि 3E होगा, ठीक है। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा साहब, 3 हो जाएगा। हाँ, रजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, इंटरनल रजिस्टेंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है। अगर आपका क्वेश्चन बोल दे, यहाँ पे क्वेश्चन बोल दे कि 2 सेल को हमने क्या क्या उल्टा जोड़ दिया है, तो अगर 2 सेल को उल्टा जोड़ा है तो भाई आप ये जो है अब इसको अपने साथ लेके चला जाएगा, ठीक है। मतलब अब ऐसा समझ लीजिए ना भाई, कैसे लेके जाएगा उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए उल्टा जोड़ा गया तो उल्टा मैं पहले जोड़ भी दे रहा हूँ। देखिए क्या किया है, इसके साथ इसको उल्टा जोड़ दिया गया है यहाँ पे, और ये जो है इसके साथ उल्टा जुड़ गया, ठीक है। अब उल्टा जुड़ गया तो ये क्या कर रहा है, ये जो सेल है ये इसके साथ, ये अपने साथ इसको लेके चला गया, और ये जो सेल है इसको अपने साथ इसको लेके चला गया, यानी 2 सेल आपके, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये 4 को सेल चला गया। तो अब कुल विद्युत वाहक बल कितना बचा सर, केवल E, लेकिन कुल प्रतिरोध कितना रहेगा, R। और अब अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 5 में, ठीक है ना, 5 दे करके अगर आपसे पूछ लेता है कि 3 सेल को, ठीक है ना, 3 सेल को हमने उल्टा जोड़ दिया, ठीक है, 3 सेल को हमने उल्टा जोड़ दिया, तो भैया अब ये परिपथ काम ही नहीं करेगा आपका, ठीक है, करंट ना तो फ्लो करेगा। इसलिए वहां पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिएगा कि वो सर्किट काम नहीं करेगा, उसको आप टिक कर देंगे। समझ में आया। तो चलिए ये आपको मैंने सारे पैटर्न पे करवा दिया कि 2 भी खराब उल्टा जोड़ दिया जाए या एक को जोड़ा जाए। एक को ही जोड़ करके अभी तक पूछा गया है आपके PSU जैसे एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने इसको एक ही को ही लिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा भाई, 2, एक को उल्टा जोड़ा गया। देखिए यहाँ बोला गया गलती से एक सेल को उल्टा जोड़ा गया, तो ये अपने साथ दूसरे को लेके चला जाएगा, तो कुल मिलाकर के विद्युत वाहक बल 3E और रजिस्टेंस में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है, 30th क्वेश्चन है, when the area of cross section of a conductor is doubled its resistance become। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए समझने वाली चीजें है भाई, हो सकता है आप बना भी लें क्वेश्चन को, लेकिन इसकी आत्मा आपको समझनी चाहिए। क्या बोला गया, जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाता, ठीक है, कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। यानी यहां पर आपको क्या कंसेप्ट यूज करना, मैंने कल बताया था, एक तो आपका होता है खींच करके या मेल्ट करके या स्ट्रेचिंग करके, तो यहाँ पे लिख दिया हुआ रहेगा, क्योंकि जब खींच करके या फिर गला कर या पिघला करके बातें होगी, तो अगर लेंथ अगर खींचा जा रहा होगा तो एरिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर एरिया को छोटा बड़ा किया जा रहा तो लेंथ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये अंडरस्टूड था, एक के चेंज से दूसरा चेंज होता है, लेकिन इस सवाल में कहीं भी हमें खींच करके या फिर पिघला करके, स्ट्रेचिंग या मेल्टिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर आपको समझना है कि नॉर्मली कोई भी ट्रिक यहाँ पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। R इक्वल टू रो L अपन A की बात हो रही है यहाँ पे, और बोला गया कि क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, यानी कि लेंथ एज इट इज आपका रहा है, केवल एरिया आपका डबल कर दिया गया है। तो एरिया डबल हो गया तो ये रेसिप्रोकल में, यानी कितना हो जाएगा भाई, 1/2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा भाई, 1/2 टाइम्स हो जाएगा। रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2, यानी आधा कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया होगा, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपन A, मटेरियल कांस्टेंट है, लेंथ की बात नहीं है, यानी कि लेंथ भी आपका कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ चेंज क्या हो रहा है साहब, आपका बोला गया कि क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि यहाँ पे खींच करके या मेल्टिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं है, जो एरिया के चेंज होते ही लेंथ भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट आपको याद होगा, मैंने बोला ना सारे पार्ट करिए पहले,
यहाँ पे लेंथ, ये आपका एल लेंथ का कोई एक वायर है और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया आपकी ए है। अब यहाँ पे क्या किया गया, सेम लेंथ का, ठीक है ना, सेम लेंथ का वायर लाया गया है, लेकिन उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया आपको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया, लेंथ एल का ही रखा गया, यानी एल ही रखा गया। यानी एल क्या है भाई, लेंथ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया। समझ में आया? तो अब पूछा गया कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बताइए। समझ में आ रहा ना भाई, मैंने बताया था पिछले क्लास में। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, तो आर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो कितना चेंज हो रहा है भाई, एरिया डबल्ड हो जा रहा है, 2 टाइम्स, यानी 1/2 टाइम्स हो जा रहा है। क्लियर है भाई, 1/2 टाइम्स हो जा रहा है, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ऐसे भी समझिए ना भाई, चलिए मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझा देता हूँ। देखिए फिगर में जो मैं आपको बनाया था तरीका, जैसे कि अभी कोई एक वायर है एल लेंथ की, ठीक है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 5 लोग हैं। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया है, लेंथ उतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 लोग को बना दे रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन। अब आपको मैंने क्या बोला था, इसको गली अज्यूम कर लीजिए और आपके पास अब ये गली है, ठीक है। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, उतना ही गली की लंबाई लेंथ है। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया 2 टाइम्स हो गया, यानी कि गली से निकलने का जो मुंह है उसकी मोटाई बढ़ गई है। तो सिंपल सी बताइए कहाँ पे 5 लोगों को निकलने में दिक्कत आएगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ रुकावट ज़्यादा होगा, यानी रजिस्टेंस वैल्यू यहाँ ज़्यादा होगा। और यहाँ पे कम होगा, तो कम होगा यानी कितना कम होगा, आधा कम होगा, ना कि 2 गुना। 2 गुना मतलब क्या है कि रुकावटें ज़्यादा हो गई है भाई, समझ गए। तो यहाँ रुकावटें कम होगी, तो जो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 ओम है रजिस्टेंस की वैल्यू, तो यहाँ 2.5 ओम हो जाएगा। यहाँ पे अगर 10 ओम है तो यहाँ पे 5 ओम हो जाएगा, जो भी है उसका आधा हो जाएगा। समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो भाई अब आपको रजिस्टेंस चैप्टर अच्छे से क्लियर करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल, ये भी बहुत प्रैक्टिकल सवाल। देखिए लैब के अंदर जो प्रतिरोधक बने होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, व्हाट आर द रजिस्टर मेड ऑफ दैट आर प्रिपेयर्ड या फिर यूज। ठीक है, जब आपने अगर 12th लेवल पे या फिर आपने इंजीनियरिंग किया होगा, ITI भी किया होगा आपने, तो आपने लैब में जरूर एक्सपेरिमेंट किया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के जितने स्टूडेंट है या फिर फर्स्ट ईयर में सभी को कराए जाते हैं, ऐसी बातें नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे आपका क्या होता है ना, आपने देखा होगा रजिस्टर, आपने देखा होगा बना हुआ। तो ये रजिस्टर पे जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो वो रजिस्टर किसके बने, तैयार किए होते हैं, या उस पर जो यूज़ करते हैं हम लोग उस रजिस्टर का, पूछा गया वो किसके बने होते हैं। कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं, या मिश्र धातु होते हैं। बताइएगा भाई, बहुत अच्छा सवाल, आप खोज लीजिएगा ना, क्वेश्चन किताबों वगैरह में नहीं मिलेगा, बनाया हुआ सवाल है ये सब। तो चलिए पहले हम लोग इस पे आते हैं, सवाल को समझते हैं। इस सवाल को समझने से पहले एक कंसेप्ट मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, यानी कि रेजिस्टेंस की निर्भरता। रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है, 4 चीज़ों पे निर्भर करता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने 4 चीज़ें आपको बतलाई थी। एक था आपका लेंथ, दूसरा है आपका एरिया, तीसरा है आपका मटेरियल बोले तो भाई रजिस्टिविटी रो एल एरिया, और चौथा क्या था आपका टेम्परेचर। देखिए इसमें से मैंने लेंथ के बारे एक्सप्लेन अच्छे से किया, एरिया को भी एक्सप्लेन किया, मटेरियल को भी एक्सप्लेन किया। अब बारी आ गई है इस सवाल की टेम्परेचर का भी इम्पैक्ट बता देता हूँ। देखिए भाई सबसे पहला मैं ले रहा हूँ कंडक्टर के बारे में, ठीक है। कंडक्टर का मतलब क्या है मैं बहुत डिटेल नहीं करूँगा, ऑलरेडी बता रखा हूँ। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक है तो भाई करंट क्या होगा, अधिक पास होगा। करंट अधिक जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे रुकावटें क्या होगी भाई, कम होगी। रुकावटें कम मतलब क्या हो गया भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना। क्लियर है, चलिए ठीक है। दूसरा कंडक्टर मतलब समझ में आ रहा ना भाई, हिंदी में कहेंगे इसको चालक। दूसरा हो गया आपका सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर यानी कि इसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होती है वो थोड़ी होती तो है लेकिन कम होती है, इसलिए करंट क्या होता है, कम फ्लो करता है, और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक होता है। किससे अधिक होता है, इससे, कंडक्टर से। और तीसरा आप जान लीजिए, तीसरा होता है आपका एक इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर यानी कि कुचालक। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होती है
उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी यहाँ रुकावटें बहुत अधिक है, यानी आर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक, और आप कह सकते हैं इन्फिनिटी लेवल पे है यहाँ पे। ठीक है, अब टेम्परेचर का इफेक्ट समझिए यहाँ पे। अब इस केस में क्या हुआ, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इस केस में क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया था, जैसे कि ये आपके पास कोई एक कॉपर वायर है, ठीक है ना भाई, ठीक है, कंडक्टर है, गुड आपका अच्छा चालक है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होगी, ठीक है, मिलियंस में, अरबों में, खरबों में इसकी संख्या है। अब आप टेम्परेचर को इंक्रीज जैसे ही कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हर फ्री इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाएगा, अपना एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा भाई, धक्का देगा, ठीक है। जो आसानी से अभी फ्लो कर रहा था, एक फिक्स डायरेक्शन में निकल जा रही थी सारी इलेक्ट्रॉन, अब इसमें क्या हो जाएगी भाई, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में इसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक हो जाएगी, और अधिक तेजी से मूव करने के कारण क्या होगा, एक दूसरे पे धक्का मारेगा, धक्का के मारे क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, यानी गर्म होगा, यानी कि भाई यहाँ पे रुकावटें अधिक हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो कंडक्टर के केस में आपको टेम्परेचर का इफेक्ट याद रखना है क्या भाई, कि कंडक्टर के केस में अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब दूसरा पॉइंट पे आ जाइए, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, ठीक है, तो देखिए सेमीकंडक्टर की बात को अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है साहब, कम होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मैं बनाऊं तो देखिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। और जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो अभी फिक्स डायरेक्शन में इस प्रकार से सारे मूव कर रहे थे, मान के चलिए 3 मीटर पर सेकेंड से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो गई है, तो और अधिक तेजी से फ्लो करने लगे। तो बोलेंगे सर कंडक्टर में भी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, स्पीड इंक्रीज हो रहा था, तो भाई हो रहा था, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी अधिक थी कि एक दूसरे को टक्कर मारने लगे थे। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो धक्का नहीं होगा। अब ऐसे समझिए कि एक लाइन में यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन में अगर आप देखें तो 5 लोग खड़े हैं, इस प्रकार से समझ में आया भाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म 5 में नहीं, ट्रेन आएगी 6 में, तो ये लोग बड़े तेजी से भाग जाएंगे 5 से 6 में। और अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बहुत लोग हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म में बोला अनाउंस किया गया तीसरे में, तो भाई यहाँ धक्का मुक्की ज्यादा हो क्योंकि लोग अधिक है, समझ में आया ना। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, रुकावटें और कम हो जाएगी, और तेजी से आपका इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, यानी कि करंट भागने लगेगा। कब, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तब। चलिए, तो इस केस में भी टेम्परेचर का कंसेप्ट समझ में आया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, कम होता है। कब भाई, सेमीकंडक्टर। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर तो इंसुलेटर का केस में क्या होगा, अगर आप इंसुलेटर की बात कर लीजिए भाई तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो टेम्परेचर का कोई कंसेप्ट आपको नहीं देखना है। अब चौथा एक और चीज को आप समझ लीजिएगा, एलॉय के बारे में। एलॉय के बारे में अगर आप समझ ले, यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं मिश्र धातु, ठीक है। देखिए, मिश्र धातु का अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है या चालक है या कोई भी वायर है, या फिर आपने रजिस्टर को जो है मिश्र धातु का बना हुआ आपने लिया, जैसे कि मैग्नीन, ठीक है ना, मैग्नीन का मिश्र धातु की मैं बात करूं तो मैग्नीन एग्जांपल याद रखिएगा। अगर आप कोई भी एलॉय लिए हैं और उसका अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो याद रखिएगा इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, ठीक है। उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो भाई एक्सपेरिमेंट 10-15 दिन चलेगा, 20 दिन, 1 महीने भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आज हम बैठे तो आज ही फुल्ली एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। अब 10-15 दिन में क्या है भाई, मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होगा। और अगर आपने सेमीकंडक्टर ले लिया, कंडक्टर ले लिया, तो टेम्परेचर का इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि उसका रजिस्टेंस घटेगा या रजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में जो रजिस्टर लेते हैं वो एलॉय का बना हुआ, एलॉय में भी मैग्नीन लेते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आया। तो यहाँ पे 3 चीजें आपको याद रखनी है भाई मिश्र धातु में, ठीक है। मिश्र धातु में टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू पे बढ़ेगी ना तो घटेगी। और एलॉय में क्या क्या यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, एक तो आपको मैंने बता दिया मैग्नीन के बारे में, ठीक है, मैंगनीन, ठीक है, मैंगनीन होता है, मैग्नीन नहीं होता, मैंगनीन होता है, MAN, मैंगनीन, ठीक है। और एक याद रखिएगा नाइक्रोम के बारे में, या तो नाइक्रोम का रजिस्टर होगा या फिर कॉन्स्टेंटेन का होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटेन। ये तीनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो अगर इस मिश्र धातु का आपने रजिस्टर यूज़ किया है लेबोरेटरी में तो इस पर कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्यों हम लोग एलॉय का बना हुआ रजिस्टर या फिर कोई भी वायर या कंडक्टर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एलॉय का बना हुआ इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उस पर टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इधर आपको मैंने बता दिया अगर आपके पास कंडक्टर होगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अभी याद रखिएगा इसका भी क्वेश्चन आएगा, टेम्परेचर घटेगा सेमीकंडक्टर केस में। चलिए तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया था, सवाल बोला गया था लैब के अंदर जो प्रतिरोधक बने होते हैं वो किसके बने होते हैं भाई, एलॉयज के बने होते हैं, मिश्र धातु के बने। क्यों बने होते हैं ये इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया है, यानी कि क्वेश्चन 31 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अभी इसको हम लोग रहने देते हैं क्योंकि अभी आगे हमें कुछ सवाल मिलेंगे इस पे बेस्ड ही, ठीक है, इसको हटा लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 31 हो गया। चलिए आई क्या वो सवाल, सवाल क्या है साहब क्वेश्चन 32 में कि -273.15 केल्विन पर अर्धचालक का प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ सेमीकंडक्टर। समझिएगा, देखिए टेम्परेचर की वैल्यू क्या आपको दी गई है, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए पहले, ठीक है। टेम्परेचर का वैल्यू आपको दिया गया है, टेम्परेचर की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है -273.1.5, ठीक है, इस टेम्परेचर पे है ना भाई, यही टेम्परेचर दिया हुआ ना आपका। अच्छा यहाँ लिख दिया गया है डिग्री केल्विन लिख दिया गया, क्वेश्चन को ठीक कर लिया जाए पहले, ठीक है ना, नॉट केल्विन, ये आपका सेल्सियस में होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं ठीक कर देता हूँ, सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस हो जाएगा यहाँ पे, नॉट केल्विन, सेल्सियस, ठीक है। अभी मैं उसको समझाता हूँ भी अच्छे से। चलिए साहब क्वेश्चन क्लियर है। चलिए टेम्परेचर का वैल्यू क्या दिया गया वही मैं यहाँ पे सोचूँ भाई, चलिए कोई नहीं, टेम्परेचर का वैल्यू आपको दिया गया सर 2731.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर में आपको याद होगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 273 जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम केल्विन में बदलना चाहिए तो इसमें हम क्या करेंगे, 273 केल्विन 273 जोड़ देंगे तो आपका टेम्परेचर का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, -273.5 को आप नेग्लेक्ट कर लीजिए, अप्रोक्स 273 क्या आ जाएगा भाई, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 को जोड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी आपका सवाल आपको क्या बोला गया है कि, चलिए सवाल पाइए, सवाल आपका बोला गया है कि जो टेम्परेचर की वैल्यू है -273.15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। और इसको केल्विन में चेंज, अच्छा केल्विन होगा ना भाई, केल्विन होगा, 0 डिग्री केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन आ जाएगा, ये हो गया 0 डिग्री केल्विन, ठीक। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि सर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कितना है जोड़ते हैं भाई, 273 जोड़ देते हैं, तो टेम्परेचर का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 0 केल्विन। इसका मतलब ये कि आपका जो टेम्परेचर का जो वैल्यू दिया गया है माइनस, मैं क्या समझाना चाहता हूँ उसको समझिए, -273.15 जो डिग्री सेल्सियस है वो इक्वल टू क्या है भाई, 0 केल्विन है। तो एग्जामिनेशन में आपको या तो ये मिलेगा या तो ये 0 केल्विन भी मिल सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों केस में आंसर एक ही होगा, समझ में आया, यानी दोनों एक ही चीज है, ये क्लियर हुआ पहले, ठीक है सर। यानी कि एग्जामिनेशन में 273.15 केल्विन आ सकता है, सॉरी 1.5 सेल्सियस आ सकता है या फिर 0 केल्विन आ सकता है। ये कैसे इक्वल हुआ, क्योंकि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 को जोड़ते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में मैंने बताया था हीट एंड टेम्परेचर में इसमें। अब यानी 0 केल्विन मतलब समझ में आया, ये इतना सबसे कम टेम्परेचर है जिसको अभी तक ऐसा कोई मशीन नहीं बना है कि हम इसको अचीव कर लें, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात है कि अगर हम इतना टेम्परेचर कर देते हैं तो जो आपकी अर्धचालक का जो प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी कि इतना मान हम क्या टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था अगर आप टेम्परेचर सेमीकंडक्टर के केस में अगर आप देखे होंगे, याद आपको है, तो मैंने सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर का क्या रिलेशन बताया कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने से सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया है अभी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है भाई, घट रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपका घट रहा है, तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बढ़ेगी। टेम्परेचर आप घटा दिए, 0 केल्विन कर दिए, -273 आपने टेम्परेचर ऑक्युपाई कर लिया है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। सुनिए ध्यान से समझिए, रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बहुत अधिक हो जाएगी। बहुत अधिक मतलब क्या हो जाएगी, ये वो टेम्परेचर है
इससे न्यूनतम तापमान नहीं अचीव किया जा सकता। इतना ही अभी तक हमने अचीव नहीं किया, ऐसा कोई मशीन नहीं बना पाया। यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होना जाएगा, यानी कि रुकावटें अनंत हो गई है, अनंत हो गई है। इट्स मीन्स क्या, अब उससे करंट पास होगा, बताइए करंट पास नहीं होगा। इट मीन्स अब ये सेमीकंडक्टर जो है यानी अर्धचालक जो है कैसा रिएक्ट करने लगेगा, कुचालक की तरह, यानी कि इंसुलेटर की तरह काम करने लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेनेशन में करता हूं अच्छे से। चलिए भाई, इसको मैं अभी हटा देता हूं, इस सारे चीज़ों को मैं हटा देता हूं ताकि स्पेस लेके यहाँ लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको मैं हटा लेता हूँ। पहले आपको याद करना है भाई, केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का क्या फंडा होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अगर डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं तो वो आपको किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टेम्परेचर में बोला गया है जो आपका सेमीकंडक्टर है, उस सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इस टेम्परेचर में कहने का मतलब कितना है भाई टेम्परेचर, अगर केल्विन में मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो 273 जोड़ूंगा तो 0 केल्विन, ठीक है। तो या तो आपसे पूछेगा 0 केल्विन में या तो -273, यानी कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर है ये आपका, सबसे मिनिमम टेम्परेचर है ये आपका। और ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसको अभी तक हमने क्या कर पाया, अचीव ही नहीं कर पाया। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी, जैसे आपके पास फ्रीज है ना भाई, -1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ही जाता है फ्रीज में, लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए हमारे पास ऐसी कोई मशीनें नहीं है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया है, तो आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, बहुत ही कम कर दिया है। तो से आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर के केस में हमें पता है टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, यानी कि रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो टेम्परेचर को अगर हम घटा रहे हैं यहाँ पे -273 तक लेके चले गए तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर आर इन्फिनिटी हो चुका है यानी रेजिस्टेंस यानी रुकावटें सबसे अधिक हो चुकी है, तो अब उससे क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तब वो कैसा रिएक्ट करेगा, इंसुलेटर की तरह, यानी कि कुचालक की तरह। क्लियर हो गया भाई, नहीं समझ में आया होगा तो इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ, पूरे बेसिक से चीज़ें बता दिए भाई। हो गया ये सवाल का जवाब भी, यानी क्वेश्चन 32 का अगर जवाब पूछूं भाई, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अगला सवाल है क्या, चलिए भाई ये सवाल को देखिए। बोला गया है क्या कि यहाँ पे समझना होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। पहले आपको इसमें मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन एक ही हो गया ना आपका, 32 33 एक ही क्वेश्चन हो गया। चालक का प्रतिरोध का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया ये क्वेश्चन, इसको हटा लिया जाए। चलिए ये क्वेश्चन अब बात करते हैं। देखिए 0 केल्विन पर किसी अर्धचालक की चालकता का मान, देखिए समझिए यहाँ पे अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, प्रतिरोध का मान, ठीक है ना, प्रतिरोध का मान आपसे, अर्धचालक के प्रतिरोध का मान। अच्छा इसमें आपका भाई क्वेश्चन एक नहीं है, अलग अलग है भाई। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 33, भाई मैं सोचूं भाई क्वेश्चन क्या है, पढ़िए भाई। -273.15 केल्विन, यहाँ भी मैंने केल्विन कर दिया है, इसको सेल्सियस करना होगा, मैं इसको पहले ठीक कर देता हूँ, ठीक है ना भाई। चलिए सेल्सियस में कर दूँगा, तुरंत हो जाएगा सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ भी हो गया आपका सेल्सियस, ठीक है, ये हो गया आपका सेल्सियस। चलिए साहब ठीक है, क्वेश्चन हो गया आप ठीक। चलिए बोला ये गया आपसे, क्या बोला गया आपसे सर, एक मिनट भाई, क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है भाई, क्वेश्चन आपसे बोला गया है क्वेश्चन 33 में कि -273.15 डिग्री सेल्सियस पे चालक की प्रतिरोध का मान बताइए। इंग्लिश वाले भाई, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कंडक्टर, साहब पिछला क्वेश्चन अर्धचालक से पूछा गया, अर्धचालक के बारे में पूछा गया, यानी सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया। और ये क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है चालक के बारे में, यानी कि कंडक्टर के बारे में साहब। और आपको पता है दोनों केस में मैंने आपको कंडक्टर का केस में और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने बताया था। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। इसीलिए सेमीकंडक्टर वाला तो कर लिए। अब आपको बोला गया कि आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, और बोला गया इस कंडक्टर का जो तापमान है कितना कर दिया गया, -273.15 डिग्री सेल्सियस,
या आप इसको क्या बोल सकते हैं सर, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 केल्विन हो जाएगा। तो हमने टेम्परेचर कितना कम किया है, 0 केल्विन सर, ठीक है, या फिर 273.15 डिग्री सेल्सियस हमने क्या कर दिया, इतना टेम्परेचर कम कर दिया। हालांकि इतना टेम्परेचर कम करने के लिए मैंने अभी क्या बताया, ऐसी कोई मशीन हमने नहीं बना पाई है, ठीक है। आपके घर में जो फ्रीज है वो 3 डिग्री 4 डिग्री माइनस में कम हो जाएगी, बट इतना अचीव नहीं कर पाए अभी तक। बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि आपके पास कोई एक कंडक्टर है या फिर कोई आपके पास एक चालक है और उसका टेम्परेचर इतना कर दिया जा रहा है, इतना मतलब क्या है, -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन कम कर दिया जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर को कम किया जा रहा है कंडक्टर के केस में। तो अभी मैंने क्या बताया था, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर को घटाइएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। और अगर रेजिस्टेंस घट गया है भाई, यानी आपकी रुकावटें क्या हो गई है, घट गई है, ठीक है। और रुकावटें घट गई है, इट मीन्स उससे करंट बहुत अच्छा फ्लो करेगा, बहुत अच्छा, मतलब टेम्परेचर 0 केल्विन मतलब जो पॉसिबल नहीं है, मतलब आपने वो टेम्परेचर अचीव कर लिया है जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। इट मीन्स उससे जो करंट बहुत अधिक फ्लो करेगी, बहुत अधिक, मतलब कि वो कंडक्टर अब कैसा बिहेव करने लगेगा, सुपर कंडक्टर का मतलब बोला जाता है ना, पावरफुल नहीं सुपर पावरफुल हो गया, मतलब मेरे पास बहुत अधिक पावर आ गए हैं। तो जो कंडक्टर से ऑलरेडी करंट बहुत अच्छा फ्लो कर रहा था, है ना, करंट बहुत अच्छा फ्लो करता है चालक से, अब उसका टेम्परेचर हमने इतना कम कर दिया जिसके कारण उसे करंट और अधिक फ्लो करने लग गया, यानी कि सुपर पावर हो गया, इसलिए हम उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर, यानी कि अति चालक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल क्या पूछा है भाई, यहाँ पे पूछा गया है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा इस टेम्परेचर पे। तो भाई क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत कम, यानी बहुत कम मतलब 0 से कम क्या ही होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कंडक्टर कैसा बिहेव करेगा सर, सुपर कंडक्टर की तरह, यानी अति चालक की तरह। यह भी सवाल पूछा जाता है कि आपका कंडक्टर कब सुपर कंडक्टर यानी कि अति चालक की तरह, यानी कि चालक अति चालक की तरह किस टेम्परेचर में बिहेव करेगा भाई। तो इस 273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पे। और आपका जो अर्धचालक है वो आपका क्या बोलते हैं, किस तरह बिहेव करने लगेगा, इंसुलेटर की तरह, यानी कि कुचालक की तरह। कब बिहेव करने लगेगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। कैसे, क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए ये सवाल का भी जवाब आपको क्लियर मिल चुका है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब सवाल आते हैं हम लोग 34, अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं। चलिए 34 में क्या बोला गया है कि 0 केल्विन पर किसी अर्धचालक की चालकता का मान। समझिए भाई, अभी तक आपने क्या देखा कि 273.15 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 केल्विन ही है, ठीक है। या फिर अगर बात कर लिया जाए आपका यहाँ पे 273, इसका मतलब भी 0 केल्विन ही है। लेकिन यहाँ पे सवाल आपको ये बोला गया था कि अर्धचालक का प्रतिरोध का वैल्यू पूछा जा रहा था, यहाँ पे चालक का प्रतिरोध वैल्यू पूछा जा रहा था। बट यहाँ पे उसी टेम्परेचर पे बोला गया है, अर्धचालक बोला गया, लेकिन वहाँ पे पूछा गया चालकता का मान। चालकता को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्टेंस। तो पहले जी को समझिए। तो जी के बारे अगर हम लोग बात कर ले तो चलिए जी के बारे में जितना सवाल बनता है उसको हम लोग पहले कर लेते हैं। 1 मिनट पहले हम लोग स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए जी को आगे पहले हम लोग क्लियर करते हैं। जी मतलब क्या है, समझ में आ रहा है ना, कंडक्टेंस। जी बोले तो भाई कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं चालकता। जी इक्वल्स टू होता क्या है, 1/r, ठीक है। तो भाई जी की अगर आपसे एसआई यूनिट पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 1/ओम, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, ठीक है। क्या लिख सकते हैं साहब, ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। यानी ओम इनवर्स मतलब क्या है भाई, ओम को आपने उल्टा लिखा है ना, ओम को आपने क्या कर दिया, उल्टा लिखा, ओम को ऊपर ले गए यानी उल्टा कर दिए हैं। तो ओम को अगर आप उल्टा लिखेंगे, वर्ड में उल्टा लिखे तो एम क्या आएगा, पहले आएगा, उसके बाद एच मिडिल में ही रह जाएगा, ओ जो पहले है वो लास्ट में चला जाएगा। तो इसका एसआई यूनिट एक और होता है मो, ठीक है, मो, MHO मो। और एक एसआई यूनिट होता है सीमेन। यानी कंडक्टेंस के बारे में आपने ये जान लिया कि क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, 1/ओम, या फिर ओम इनवर्स यानी ओम का उल्टा यानी मो, या फिर सीमेन। ये चारों यूनिट आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सवाल आपका ये क्या क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे सवाल आपका पूछा जाएगा
कि जो कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का कंडक्टेंस क्या होगा भाई, ज्यादा होगा या कम होगा। तो भाई कंडक्टर का जी वैल्यू क्या आपसे समझ में आ रहा है, कंडक्टर यानी कि चालक का आपसे पूछा गया है, चालकता बताइए यानी कि कंडक्टेंस बताइए। तो कंडक्टर यानी चालक का आर वैल्यू क्या होता है भाई, कम होता है, और जी इक्वल्स टू क्या होता है 1/r। अगर आर कम है तो जी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कंडक्टर का जी क्या वैल्यू यानी कि कंडक्टेंस वैल्यू क्या आएगा भाई, ज्यादा आएगा। क्लियर है। चलिए उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं इंसुलेटर का जी वैल्यू बताइए क्या होगा भाई, इंसुलेटर का जी वैल्यू क्या होता है भाई, तो इंसुलेटर का आर क्या होता है, अधिक होता है, आर अधिक है तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, यानी कि इंसुलेटर का कंडक्टेंस यानी कि कुचालक का चालकता वैल्यू क्या आएगा भाई, कम आएगा। अभी इस पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल क्लासेस में करवाया था, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि उतना मैं आपको करा पाऊं, ठीक है। तो अब देखिए कंडक्टर का कंडक्टेंस वैल्यू क्या है भाई, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक, क्योंकि चालक की जो रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है इसलिए कंडक्टेंस वैल्यू ज्यादा होती है। अब समझिए इंसुलेटर में आर क्या होता है भाई, आर इन्फिनिटी होता है, याद करिए रुकावटें सबसे अधिक, आर इन्फिनिटी यानी 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, यानी कि कम ही, कम मतलब कितना कम, तो इंसुलेटर का कंडक्टेंस वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। चलिए अब आ जाइए इस सवाल पे, हम लोग इस सवाल की अगर बात कर ले हम लोग, तो यहाँ बोला गया 0 केल्विन पे, यानी कि टेम्परेचर है 0 केल्विन, और बोला गया है अर्धचालक की यानी कि सेमी कंडक्टर के बारे आपसे पूछा गया है, ठीक है, सेमी कंडक्टर के बारे आपसे पूछा गया है कि इसकी जी की वैल्यू बताइए। भाई देखिए टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है, तो सेमी कंडक्टर में आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। टेम्परेचर कितना कम हुआ, 0 केल्विन, मतलब सबसे कम टेम्परेचर, यानी आर क्या हो गया भाई, इन्फिनिटी हो गया। अब जी का वैल्यू क्या से निकलता है 1/r, तो 1/इन्फिनिटी यानी क्या हो गया 0। तो भाई सेमी कंडक्टर का एट 0 केल्विन पे कंडक्टेंस वैल्यू क्या होगा भाई, 0 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए, मैंने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया, हो सकता है नहीं कई स्टूडेंट को समझ में आएगा, नहीं आएगा, रीजन ये है कि इसको समझना होता है डेप्थ में जा करके, ठीक है, एक एक को मैं अलग अलग करके करवाता हूँ। अब यहाँ मैंने तो सारी चीजों को एक बार में ही पूरा क्लियर कर दिया हूँ, तो उनको क्लियर होगा जो चीजों को पढ़े होंगे भाई, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन 35 पे। चलिए फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, एंड ऑफ मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रजिस्टिविटी इतना ओम मीटर है। इजी सवाल है बट अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ फंस सकते हैं, बोला गया 6 मीटर लंबे, यानी एल का वैल्यू दे दिया गया है 6 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर का वैल्यू आपसे निकाल पूछा गया है, और बोला गया रजिस्टिविटी दे दिया गया 80 ओम मीटर, ठीक है। तो आर का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, रो एल अपन ए करके, ठीक है भाई। लेकिन आपको याद रखना ये दिया गया सेंटीमीटर में, तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में क्या होता है भाई, 100 सेंटीमीटर होता है। तो भाई मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर एरिया है तो एरिया में क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि आप किससे डिवाइड करेंगे भाई, 10⁴ से डिवाइड करेंगे। क्लियर है भाई। तो आपका यहाँ पे पहले एरिया क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 4 को 10⁴ से डिवाइड करना होगा, यानी कि 4 × 10⁻⁻4 आ गया, ठीक है, एरिया का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकालते हैं, रो का वैल्यू दिया हुआ 80, लेंथ दिया गया है 6 मीटर, उसके बाद रो हो गया एल हो गया, रो एल अपन एरिया क्या गया 4 × 10⁻⁻4, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाए भाई, 4 दूनी 8 20 हो गया भाई, ठीक है, 6 दूनी 12 120 × 10⁻⁴। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, 120 गुना 10 के पावर 4 है, 120 गुना 10 के पावर 4, 120 गुना 10 के पावर 4 नहीं है, तो ये देखिए ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी। कैसे, तो देखिए इसको मैं दशमलव इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 दशमलव इधर 0 बढ़ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.2 × 10⁻6 देखिए ऑप्शन भी बड़ा तगड़ा लिया था भाई, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया ना भाई, इजी सवाल था, ये तो मैथमेटिक्स था, इसमें कोई बड़ा तोप चीज था नहीं, ठीक है। बट यहाँ मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया कि भाई देखिए यूनिट को ध्यान में रखना है, यूनिट को चेंज करना आना चाहिए। आप यूनिट को चेंज भी कर लेंगे तो देखिए ऑप्शन में फंस सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल बोला गया है, चालकता के संदर्भ में सही कथन आपको बोला गया है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंडक्टेंस, यानी कि जी के बारे आपसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट बोला गया है चालक की चालकता अधिक होती है, यानी कि चालक मतलब क्या हो गया भाई, कंडक्टर,
इसका बोला गया है जी की वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है। तो भाई कंडक्टर का आर का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। जी इक्वल टू होता है 1/r, आर कम होगा तो जी वैल्यू ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला गया कंडक्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज लो, ठीक है, चलिए इस भी देख लेते हैं। कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर इज लो होती है कि नहीं भाई। इंसुलेटर की अगर बात कर ले भाई तो इसकी आर की वैल्यू क्या होती है, सबसे अधिक यानी कि इन्फिनिटी होती है। अब जी इक्वल टू 1/r, 1/r यानी कि इन्फिनिटी, यानी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि सबसे कम। कंडक्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज लो, ठीक है। अब यहाँ पे फंस सकते हैं, देखिए एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस सीमेन, तो बिल्कुल मैंने बताया था इसका 4 यूनिट, एक तो हो गया 1/ओम, या फिर आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या आप लिख सकते हैं मोह, या फिर सीमेन। यानी तीनों स्टेटमेंट तो आपने देख लिया है। अब क्या आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, ठीक है, अब आपको जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, बताइए। यानी अभी तक आपने सारे स्टेटमेंट जो देखे वो सारे के सारे स्टेटमेंट सही थे, यानी पहला भी सही था, दूसरा भी सही था, चौथा भी सही था। अब डायमेंशनल फार्मूला अब आपको पता होना चाहिए, यानी कि जी की जो डायमेंशनल फार्मूला होती है वो आपको निकालने आना चाहिए या फिर आपको याद होना चाहिए, दो में से एक चीजें होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो क्या आपको आती है, तो चलिए कैसे निकालते हैं, पूरा जी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बता देते हैं साहब। तो जी इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है। इट मीन्स क्या है, अगर आपको रजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला पता है तब जी का आप आराम से निकाल लीजिएगा। अब रजिस्टेंस का कैसे निकलेगा, तो भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आर इक्वल टू क्या होता है सर, भी बाई आई। क्लियर है भाई। अब भी का डायमेंशनल आई का तो आप निकाल लीजिएगा। अच्छा चलिए आई का कैसे निकलेगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, तो आई का आप निकाल सकते हैं Q/T। बताइए भाई निकलेगा कि नहीं भाई, पहले इस एकदम बेसिक से मैं आपको चल रहा हूँ। यहाँ पे भी इक्वल टू आई आर नहीं, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं पहले, देखिए यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे निकलेगा। देखिए जी का इक्वल टू 1/r, यानी आर का हमें निकालना है। तो आर का अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है भी इक्वल टू क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपन क्यों होता है, ठीक है, ये आपको पता है, बिल्कुल पता है। अच्छा अब एक चीज बताइए, आर अगर मुझे निकालना है, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, आर इक्वल्स टू भी अपन आई होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है, पहले हमें ये बताइएगा, ठीक है सर। अब देखिए वर्क का, ठीक है, वर्क का आप डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या हो जाएगा, MLT-2, ठीक है, MLT-2 हो गया। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, L, यानी क्या आ गया ML²T-2, ये हो गया वर्क का, ठीक है, ये वर्क का हो गया। ये अब इतना आपको पता होना चाहिए, मैं इतना नहीं करूँगा भाई। ML²T-2 हो गया, ये वर्क का, ठीक है। चार्ज का क्या होता है भाई, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, ठीक है। टाइम हो गया, टाइम हो गया ना, तो आई करंट का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला A, और T हो गया ये आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं AT, यानी भी का आपने क्या निकाल लिया भाई, ये निकाल लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ML²T के पावर -3, ये T ऊपर चला जाएगा, और A का पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला आपने निकाल लिया वोल्टेज का, विभवांतर का, ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से हो गया। अब आ जाइए, यहाँ आपने भी का निकाल लिया है, यानी अब आप आर के बारे बात कर रहे हैं, तो भी का आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। इस भी के जगह यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर का ML²T के पावर -3, A का पावर -1, ठीक है, ये पूरा आपने लिख दिया। और बाई क्या होता है, आई, करंट का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला A होता है, ठीक है। तो R इक्वल्स टू इस A को ऊपर लेके चला जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ML²T का पावर -3, A ऊपर चला जाएगा तो -2, ठीक है। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका भाई, रजिस्टेंस का, ठीक है। तो अब आपका जी का आराम से निकल जाएगा। जी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, कंडक्टेंस का आपको पूछा 1/r, तो 1 यहाँ हो गया ML²T का पावर -3, A का पावर -2, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, M पे पावर -1, L का पावर -2, T का पावर 3, A का पावर 2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो M पे पावर -1 है, देख लेते क्या दिया डायमेंशन, M पे पावर -1 है, L का पावर -2 है, देख लीजिए L का पावर -2 है, बिल्कुल सही है। T का पावर 3, A का पावर स्क्वायर, T का पावर 3 और A का पावर स्क्वायर, ये भी सही है, यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, यानी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अभी इसको यहीं ख़त्म करेंगे आज का सेशन। पार्ट 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे 37 से, ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी के बारे में यूनिट देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला आर अभी हमने निकाल ही लिया है, तो आर का भी हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखाना है भाई। ये देखिए M पे पावर -1, L का पावर -2, T का पावर 3 और A का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कहाँ है, M का पावर -1,
ठीक है, m का पावर -1, ये रहा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। तो अब ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा के रखे, देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी देखिए बनाए ही यहीं तक है, अभी इसको आगे और मुझे बनाना है। क्वेश्चन एक एक चीज़ मैं बना रहा हूँ, प्रीवियस ईयर देख रहा हूँ, सारी किताबों को देखते हुए। चलिए आगे पार्ट 4 यहाँ 37 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए आप, तब और भी अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा।